अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हीरोज ऑफ द मिडल एजेस के पार्ट 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो मौजू है वो बहुत ही दिलचस्प है। आज जिस शख्सियत का हम तस्करा करने वाले हैं वो शख्सियत बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बहुत ही कम जिंदगी जी, लेकिन जितनी जिंदगी उन्होंने जी इतने बड़े बड़े काम किए कि कोई आम इंसान इन कामों के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आज की हमारी जो शख्सियत है उनका नाम है जॉन ऑफ आर्क। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन ऑफ आर्क के बारे में और जॉन ऑफ आर्क की इब्तदाई जिंदगी के बारे में। कैसे जॉन ऑफ आर्क ने जो है वो अपने बचपन से ही चैलेंजेस को फेस किया, कैसे इतनी गरीब फैमिली से वो बिलोंग करती थी और उसके वालिद जो है वो इतना सख्त इंसान था, किस तरह उसने सरवाइव किया और बचपन से ही उसने चैलेंजेस का सामना करना शुरू किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने फ्रांस के लोगों पर तशद्दुद किया, किस तरह उनकी जिंदगी को अजीरन करके रखा हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे फ्रांस ने अंग्रेजों से आज़ादी पाई, कैसे उनसे अपनी जान छुड़ाई और उनको फ्रांस से भगा दिया। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे जॉन ऑफ आर्क ने अपना रोल निभाया फ्रांस को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद कराने में। दोस्तों, ये इस मुहिम में एक नुमाया शख्सियत थी। हम ये भी जानेंगे कि जॉन ऑफ आर्क कैसे मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल से बातें करती थी। उनका यही कहना था, वो हजरत इजराइल से भी बातें करती थी और कैथरीन अलेक्जेंडर से भी बात करती थी। दोस्तों, अगर कैथरीन अलेक्जेंडर का आपको नहीं पता तो मैं वो भी आपको बताता चलता हूँ। कैथरीन अलेक्जेंडर बेसिकली बहुत ही नौ उम्र में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, जिसने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया और ईसाई या क्रिश्चियनिटी की वो सिंबल मानी जाती हैं। दोस्तों, आज भी फ्रांस में जो है वो बहुत ही मशहूर और पॉपुलर है। और कैथरीन, जो कि जॉन ऑफ आर्क से 500 साल पहले गुजर चुकी थी, लेकिन कैथरीन का यही दावा था कि वो उसको इल्हाम होते हैं, वो उनसे बातें कर सकती है। तो दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है हम ये भी इस वीडियो में जानेंगे। और आखिर में जो है वो जॉन ऑफ आर्क की मौत कैसे हुई, बहुत कम उम्र में, कैसे उसको जो है वो धोखों का सामना करना पड़ा और बहुत से उसके साथ ट्रेजेडीज हुई। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है जॉन ऑफ आर्क, और हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1412 में जॉन ऑफ आर्क फ्रांस के एक छोटे से गांव डुमरी में पैदा हुई। और जॉन ऑफ आर्क के जो वालिद थे वो बहुत ही गुस्से वाले और उखड़ा मिजाज रखते थे और वो बिल्कुल नाखुश थे कि उनके घर बेटी पैदा हुई है। उनका वालिद चाहता था कि उनके घर बेटा पैदा हो जो बड़ा होकर खेती में उनका हाथ बटा सके। दोस्तों, देखते ही देखते किसान जो है वो अपनी बेटी की तरफ इतने गुस्से से देख रहा था कि अचानक उसके फेस के एक्सप्रेशंस बदल गए। न जाने उसको अजीब सी चमक नजर आई अपनी बेटी की आंखों में, जिसकी वजह से उसके फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। वो चाहता था कि वो अपनी बेटी का गला दबा दे, लेकिन अचानक उसका ये इरादा बदल गया और वही लड़की जो बड़ी होकर पूरे फ्रांस में मशहूर हुई, ना कि फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुई। और फ्रांस की तारीख पर उस लड़की ने बहुत ही गहरा असर डाला और क्रिश्चियनिटी की एक सिंबल बन गई, एक अलामत बन गई, जितने भी ईसाई मजहब के लोग वहां पर मौजूद थे। और ये वही लड़की थी जिसने फ्रांस के लोगों में आज़ादी और जोश और वलवले की रूह पैदा की। दोस्तों, जॉन ऑफ आर्क वही लड़की थी जो बचपन में ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकी, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही नेक लड़की थी जो कि बहुत ही ज्यादा नरम दिल की थी। और उसकी वालदा ने उसके अंदर वो तमाम खूबियां पैदा कर दी थी जो एक मसीही माँ का फर्ज होता है। जो क्रिश्चियन माँ अपने बेटी के लिए कर सकती थी, उसकी माँ ने किया। इसी वजह से जॉन ऑफ आर्क का अपने मजहब के ऊपर बहुत ही गहरा यकीन था। दोस्तों, ये वही जमाना था जब फ्रांस के ऊपर अंग्रेज अपना कब्जा जमाना चाहते थे और फ्रांस के जो शाही खानदान थे वो टूट फूट का शिकार थे। और जो बकिया फ्रांस बचा था या बकिया खानदान बचे थे या लोग बचे थे, उनके ऊपर अंग्रेजों ने हमला कर दिया और उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। दोस्तों, इसी सिचुएशन में जॉन ऑफ आर्क का ये दावा था कि उसको गैबी तरीके से आवाज़ें आती हैं और आवाज़ें उससे कहती हैं कि अपने हम वतनों को बचाओ, अंग्रेजों के जुल्म सितम से उनको आज़ाद करो और फ्रांस के बादशाह डॉफन का हाथ मजबूत करो। डॉफन जो कि फ्रांस के बादशाह वेल्स चार्ल्स का जानशीन था और
اپنے باپ کے بعد اس زمانے میں یہی قانون تھا کہ بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنتا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر ویلس چارلز کے بعد ڈوفن کو بادشاہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ ڈوفن کے مقابلے میں ایک اور بندہ تھا فرانس میں جو بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس کا نام تھا ڈیوک آف برگنڈی، فلپس بھی کہتے تھے اس کو۔ فلپس جو تھا وہ انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اس نے اپنے فوجی دستے بھی انگریزوں کو دیے، جنہوں نے مل کر فرانس کے اندر بہت زیادہ بدامنی پھیلائی اور بہت زیادہ مظاہرے کیے۔ اور ڈوفن کے باپ کے مرنے کے 5 سال بعد بھی ڈوفن کو تاج پوشی نہیں کرائی گئی، اس کو بادشاہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ جو مقدس جگہ تھی جہاں پر تاج پوشی کی رسم ادا کی جاتی تھی، ریمز دوستو وہی جگہ ہے جہاں پر یہ رسم ادا کی جاتی ہے، بادشاہ کو بٹھا کر اس کے سر پر تاج پہنایا جاتا ہے۔ تاج پوشی کی رسم ادا نہیں ہو سکی اور بادشاہ ڈوفن بادشاہ نہیں بن سکا، کیونکہ ریمز کا جو ایریا تھا وہ سارا انگریزوں کے قبضے میں تھا، اسی وجہ سے یہ بادشاہ نہیں بن سکا۔ تو جون کا جو گاؤں تھا وہ بالکل بیچوں بیچ موجود تھا، ریمز کے بہت ہی قریب تھا، جہاں پر ایک طرف تو انگریزوں کی فوج ہوتی تھی، دوسری طرف فرانس کی فوج ہوتی تھی، اور اس گاؤں کے جو لوگ تھے وہ انگریزوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر گاؤں کو چھوڑنے لگے تھے اور آہستہ آہستہ اس گاؤں سے جا رہے تھے، کیونکہ انگریز آتے تھے اور اس گاؤں میں لوگوں کی جھونپڑیاں جلا دیتے تھے اور ساتھ کے ساتھ ان کی فصلیں بھی تباہ کر دیتے تھے، اور جو ان لوگوں کے مال مویشی ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ دوستو بہت ہی زیادہ خیال کرتی تھی جون آف آرک اپنے مظلوم بادشاہ کے بارے میں اور اپنی مظلوم عوام کے بارے میں، اور جون کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کو غیبی آوازیں آتی ہیں، کوئی مقدس روح اسے پکارتی ہے۔ دوستو ایک دن ایسا واقعہ ہوا جسے کہ ہونے کے بعد جون آف آرک نے یہ ٹھان لیا کہ وہ فرانس کے لوگوں کی مدد کرے گی۔ ہوا یہ کہ ایک دن انگریز اس کے گاؤں میں آئے اور انہوں نے جھونپڑیوں کو جلا دیا، اور اسی جھونپڑی کے اندر جون آف آرک کا بھائی بھی موجود تھا جو کہ اندھا تھا، اور وہ اسی جھونپڑی میں جل کر مر گیا۔ اس واقعے کے بعد جون کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس کو جو آوازیں آتی تھیں وہ بہت زیادہ آنے لگی، اور یہی مسئلہ لے کر وہ گاؤں کے پادری کے پاس گئی۔ دوستو جون کو یہی لگتا تھا کہ وہ آوازیں جو ہے وہ اس کو غیبی طریقے سے آتی ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا۔ انگریزوں کے خلاف جو نفرت رکھتی تھی اور بادشاہ کے ساتھ جو حمایت رکھتی تھی، یہ بیسیکلی اسی احساس کی آوازیں تھیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھیں اور اس کی سب کانشیس میموری میں سٹور تھیں، لیکن اس کو یہ جو اندر سے احساس آتا تھا یہ اس کو غیبی آوازیں معلوم ہوتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ وہ ایک اسپیشل لڑکی ہے، ایک خاص لڑکی ہے جس کو خاص طاقتیں یا شکتیاں ملی۔ اور اس بات پر اس کا یقین مزید پختہ ہو گیا جب پادری نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی اور اس کی حمایت بھی کر دی، اور اس سے کہا کہ جو یہ آوازیں کہتی ہیں تم یہ کرو۔ تو دوستو یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ مزید بھڑک اٹھی، اور اس نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا کہ اب لوگوں کو اس کا حق دلا کے رہنا ہے۔ دوستو جب جون نے لوگوں کو بتایا کہ اس کو مدد کا حکم آیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے گی، تو جب لوگوں نے اس کی یہ بات سنی تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ چھوٹی سی بچی ہماری کیا مدد کر سکتی ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو اگنور کیا۔ لیکن اس سے بھی جو ہے وہ جون کا حوصلہ پست نہیں ہوا، وہ یہی اپنی بات لے کر جو ہے وہ فرانس کے گورنر کے پاس کی جن کا نام سر رابرٹ تھا۔ اب سر رابرٹ نے بھی پہلے جو ہے وہ اس کو ٹال مٹول میں ہی ٹال دیا، لیکن جب انہوں نے اس لڑکی کا ایک جذبہ دیکھا تب انہوں نے اس کو بادشاہ ڈوفن کے پاس بھیج دیا اور ساتھ میں ایک رکا بھی دیا۔ اس رکا میں لکھا تھا کہ میں فرانس کی دوشیزہ یعنی کہ میڈن آف لارنس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو دوستو دراصل اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ آسمان سے ایک بندہ نازل ہوگا جس کا نام پروفٹ آف مرلن ہوگا، وہ بزرگ آئے گا اور ان کی مدد کرے گا اور انگریزوں کے چنگل سے ان کو آزاد کرے گا۔ اور بہت زیادہ تر لوگ اسی بات پر قائل ہونے لگ گئے تھے کہ جون ہی بیسیکلی وہ بزرگ ہے۔ تو جون جب گورنر کے پاس سے کچھ سپاہی لے کر ولی عہد کے دربار میں جانے کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں ان کا سامنا انگریزوں کی ایک ٹولی کے ساتھ ہوا، ایک لشکر کے ساتھ ہوا۔ ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہ آگے مزید چل رہی ہے، اور آگے جاتے ہی ان کا ایک گزر ہوا ایک بستی سے، ایک بستی جو کہ انگریزوں نے جلا دی۔ وہاں پر ایک چرچ بھی موجود تھا جس کے اندر جون داخل ہوئی، اور وہاں سے اس کو ایک تلوار ملی۔ اس تلوار کو لے کر وہ جب بالکل چرچ سے باہر نکلی تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے،
मेडन ऑफ लॉरेंस आ गई, मेडन ऑफ लॉरेंस आ गई। तो ये इसी बात की निशानी थी कि जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया जॉन का। और जॉन जैसे ही उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ के लहराती है हवा में, तो सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वो ये देखकर बहुत ही हैरान हुए और आखिरकार वो वली अहद के दरबार में पहुंच गए। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया होता है कि जब जॉन ऑफ आर्क वली अहद के दरबार में पहुंची, तो बादशाह जो था वो पहले ही जानता था कि उसने सुना हुआ था, कानों में उसके खबर पहुंच चुकी थी कि कोई ऐसी लड़की आ रही है जिसको मेडन ऑफ लॉरेंस कहा जाता है। बेसिकली वो इस लड़की का इम्तिहान लेना चाहता था और इसकी सच्चाई का इम्तिहान लेना चाहता था। इसी चीज को जज करने के लिए उसने अपना ताज किसी और बंदे को पहना दिया और एक आम फौजी बनकर एक साइड पर दरबार में खड़ा हो गया। जैसे ही जॉन ऑफ आर्क दरबार में दाखिल होती हैं और वो सामने जो है वो ताज की तरफ देखती हैं, तख्त की तरफ देखती हैं और उस तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो बढ़ती जाती हैं, बादशाह इसी तजस्सुस में उसकी तरफ देखता है कि इसको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो बढ़ती बढ़ती एक जगह पर रुक जाती है और रुकते ही वो फौरन अपना मुंह बादशाह डॉफिन की तरफ कर लेती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। बादशाह ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये भी जानता था कि ये लड़की मुझे इसने पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी इसने मुझे पहचान लिया। दोस्तों, इसी बात से बादशाह बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और इस लड़की के जज्बे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और जितनी नफ़रत इसके दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी, इस नफ़रत ने बादशाह को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ माइल किया। और इसी चीज़ को देखते हुए बादशाह ने अपनी पूरी फ़ौज की कमांड जो थी वो इस लड़की को दे दी। इसने कहा कि ये बहुत सी खूबियों की हामिल है और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लीड करेगी मेरी फ़ौज को। तो इस तरह से जॉन ऑफ आर्क ने अपना ये सफ़र तय किया, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और आखिरकार वो फ्रांस के फौजी कमांडरों की लीडर बन चुकी थी और पूरी फ्रांस की फौज उसके अंदर आती थी और अब वो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो 10 अप्रैल 1428 को जॉन ऑफ आर्क ने वर्दी पहनी और वर्दी पहनने के साथ साथ उसने एक हाथ में अपने तलवार ली और दूसरे हाथ में उसने झंडा लिया। उस झंडे पे जो है वो जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी चस्पा की। दोस्तों, लुत्फ की बात तो ये है कि एक तरफ तो क्रिश्चियंस थे लेकिन दूसरी फौज में भी क्रिश्चियंस ही थे, लेकिन ये साफ था कि ये कोई मजहबी जंग नहीं है बल्कि ये कौमी जंग है, अंग्रेजों और फ्रांस के दरमियान थी। दोस्तों, ये जो शहर था ये 2 किलों पर मुश्तमिल था। एक किले पर फ्रांसीसी फौजियों का कब्जा था और दूसरे किले पर अंग्रेजों का कब्जा था। जंग शुरू होने से पहले जॉन ऑफ आर्क ने अंग्रेजों को खत लिखा कि बगैर लड़ाई किए ही हम इस मसले को सुलझा सकते हैं और कि किसी किस्म का भी खून खराबा नहीं होगा। और इस खत में उसने अपने आप को बादशाह डॉफिन की तरफ से नुमाइंदा नहीं बताया, बल्कि उसने ये शो किया कि मैं खुदा की तरफ से नुमाइंदा हूँ और खुदा ने ही मुझको हुक्म दिया है कि आप लोगों के चुंगल से आज़ाद किया जाए, कि आप अपनी नफरत छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाए और ये जितनी भी बुराई आप फैला रहे हैं उनसे बाज आ जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से जॉन ऑफ आर्क ने हमला करने का फैसला किया। और दोस्तों, जंग करने से पहले उसने अपने फौजियों के सामने एक तकरीर की जिसमें उसने कहा कि अपने आप को मजबूत रखना, अपने आप को साबित कदम रखना और तुम किसी किस्म की फिक्र नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे साथ इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि खुदा है। तो खुदा के लिए लड़ो और फ्रांस के लिए लड़ो। इस तकरीर के साथ उसने अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया और ये बहुत ही बड़ी जंग हुई जिसमें जॉन ऑफ आर्क जख्मी भी हुई, उनके बाएं बाजू पर तीर भी लगा, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत ना हारी और बहुत ज़्यादा अपनी फौजी नुकसान होने के बाद आखिरकार उसने इस जंग को जीत लिया और अंग्रेजों से फ्रांस को आज़ाद करा लिया। दोस्तों, इस जंग में खातून होने के बावजूद भी मर्दों से ज़्यादा जुनून और ताकत इसने दिखाई। और दोस्तों, इस जंग को जीतने के बाद वो बादशाह डॉफिन को रेंज ले गई जहाँ पर उसने ताजपोशी की रस्म अदा की और वहाँ पर उसने शार्ल हफ्तम यानी कि फ्रांस के 7वें बादशाह का उसने ताज पहना और वो दोबारा जो है वो इक़्तिदार में आ गया और फ्रांस का बादशाह बन गया। दोस्तों, जॉन ऑफ आर्क जिसने बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बहुत सी जंगें जीती अंग्रेजों के खिलाफ। ये बेसिकली जंगों के अंदर लेडीज नहीं बल्कि मर्दों के कपड़े पहन कर जाती थी और इसने जो है वो पेरिस को भी छुड़ाने का फैसला किया सन 1428 में, लेकिन वो बार बार कोशिश करने के बाद भी ये नाकाम रही। लेकिन बहुत बड़ा धोखा किया गया फ्रांस की तरफ से जॉन ऑफ आर्क के साथ। फ्रांस के वही लोग जो इसको बहुत ज़्यादा मोतबर समझते थे, जो उसको आसमान से आया हुआ एक
फरिश्ता समझते थे। वही लोग जिन्होंने अंग्रेजों से पैसे लिए और जो है वो कुछ कमांडरों ने मिलकर जॉन ऑफ आर्क के ऊपर इल्जाम लगाए ये एक जादूगरनी है, और उसके साथ साथ वली अहद की नाफरमानी और बिदअत के इल्जाम भी इस पर लगा दिए गए। दोस्तों 30 मई 1431 में रवा बाजार जो लोगों से भरा पड़ा था, लोगों की चहल पहल बहुत ज्यादा थी। उस बाजार में से ऊंची ऊंची टोपियों वाले और नकाबपोश शख्स जो कि इंपोजिशन के आदमी थे, यानी कि अंग्रेजों की फौज के आदमी थे, वो एक 19 साल की लड़की को घसीटते हुए इस बाजार में से लेके जा रहे थे, और उस लड़की को जादूगरनी का टाइटल दे दिया गया और उसको जो है वो जिला वतन भी कर दिया गया, और उसके साथ साथ बाजार के अंदर चौराहे पर मौजूद एक टिकटिकी से बांध दिया गया, और चबूतरे पे खड़े एक पादरी ने ये नारा भी लगा दिया कि इसे मार दो, ये जादूगरनी है। लोग इस बात पर बहुत ही हैरान हुए कि कल जो इसको उलूहियत के मुकाम पर मानते थे, आज वो इसको जादूगरनी कह रहे हैं। ये वही लड़की थी जिसने फ्रांस के लिए इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी, और उन्हीं लोगों ने चंद पैसों की लालच में जॉन ऑफ आर्क को अंग्रेजों के पास भेज दिया। अब अंग्रेजों के पास पूरा मौका था कि वो इससे अपना बदला ले सके, क्योंकि बहुत ही जारहाना किस्म से जॉन ऑफ आर्क ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। दोस्तों इसके टिकटिकी के इर्द गिर्द चारों तरफ लकड़ियों का जाल बिछा दिया गया और लकड़ियों को आग लगा दी गई, और वहां पर जो पादरी मौजूद था जो उसको मोतबर माना जाता था, उसका कहना यही है कि ये एक जादूगरनी है और इसकी रूह को पार करने के लिए इसको जलाना पड़ेगा। और देखते ही देखते आग जो है वो लपटों में बदल गई, बड़ी बड़ी लपटें जो उसके चारों तरफ फैल गई, और तब भी ये नहीं घबराई। इसने आसमान की तरफ मुंह किया और खुदा का शुक्र किया और कहा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। देखते ही देखते उस आग में ये झुलस कर मर गई। दोस्तों कोई बहुत ज्यादा इसकी उम्र नहीं थी, ये सिर्फ 19 साल की थी। शायद ये अगर मजीद जीती तो अंग्रेजों की जिंदगी को मजीद कितना अजीरन कर सकती थी, लेकिन पैसों की लालच और धोखाधड़ी जिसकी वजह से इसका ये इंजाम हुआ और उसको ये भुगतना पड़ा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें हमने इस अजीम औरत के बारे में बात की। क्रिश्चियनिटी में आज भी इसको जो है वो आज एक सिंबॉलिक आइकन माना जाता है। बहुत से लोग इनको बहुत हस्ती आज भी मानते हैं, और इसके बाद जो है वो इन पर जो इल्जामात लगाए थे उन पर मुकदमा भी चला था। मुकदमा में इनको जो है वो इन पर सारे इल्जाम खत्म कर दिए गए थे और इनको बेगुनाह और शहीद करार दे दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत था, और इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं हम हीरोज ऑफ द मिडिल एजेस के पार्ट 3 में। तो अब तक हम हीरोज ऑफ द मिडिल एजेस का पार्ट 1 यानी कि नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और जॉन ऑफ आर्क के बारे में बात कर चुके हैं। तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिला इन लोगों की जिंदगी से। अब पार्ट 3 में हम मिलेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी वीडियोस देखें तो लोगों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।